Good morning students. Today we are going to start another topic from chapter 7, the rise of popular movements, and today's our topic is नर्मदा बचाओ आंदोलन। स्टूडेंट्स प्रीवियस जितनी भी वीडियोस हैं हमने उसमें जो मेजर मूवमेंट्स रहे हैं इंडियन डेमोक्रेसी में आफ्टर 1975 वो हमने मेनली स्टडी किए हैं, जिनमें कि हमने चिपको मूवमेंट स्टडी किया जो कि एक जो पर्यावरण से रिलेटेड मूवमेंट माना जाता है। उसके बाद हमने जो BKU यानी किसानों की डिमांड से रिलेटेड मूवमेंट था, एंटी अरैक मूवमेंट यानी कि जो शराब से रिलेटेड आंध्र प्रदेश में जो एक्सेस में जो शराब का प्रोडक्शन था उससे रिलेटेड मूवमेंट था, जिसको कि एक वीमेन से रिलेटेड मूवमेंट भी कहा गया क्योंकि उसमें जो वीमेन का पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी ज़्यादा रहा। उसमें हमने मेनली पढ़ा दलित पैंथर्स का जो मूवमेंट है, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी डिमांड से रिलेटेड मूवमेंट हमने स्टडी किया है। तो आज हमारा जो मेन मूवमेंट है वो है नर्मदा बचाओ मूवमेंट। ये भी हमारा एक पर्यावरण से रिलेटेड मूवमेंट ही माना जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि जो नर्मदा रिवर है वो हमारी वेस्टर्न रिवर है, ये बहुत बड़ी रिवर है और ये मेनली 3 जो स्टेट है हमारे उनको कवर करती है, जिसमें कि MP का एरिया है यानी कि मध्य प्रदेश का एरिया कवर करती है, गुजरात का एरिया कवर करती है और महाराष्ट्र का काफ़ी सारा एरिया जो है ये कवर करती है। स्टूडेंट आगे देखिए, अब ये जो मूवमेंट है ये किस पर्पस से हुआ, यानी कि जो मूवमेंट कर रहे थे उनका पर्सपेक्टिव क्या था और जिनके अगेंस्ट मूवमेंट था उनका पर्सपेक्टिव क्या था, वो हम देखते हैं। पहले देखो, नर्मदा बचाओ अभियान यानी नाम से पता चल रहा है कि एक रिवर है जिसको बचाने से रिलेटेड एक आंदोलन चलाया गया। तो जो आंदोलन करने वाले थे वो नर्मदा को किस चीज़ से बचाना चाह रहे थे। देखिए इसमें क्या था, एक प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया था जिसमें क्या था कि जो नर्मदा रिवर है उसके ऊपर काफ़ी सारे डैम्स बनाए जाएंगे। डैम्स मतलब होता है कि जैसे बांध बनाए जाएंगे उसमें, जिसमें कि 30 है उसमें बिग डैम्स होंगे, 135 उसमें जो मीडियम डैम्स होंगे और 300 के अराउंड उसमें जो है बहुत स्मॉल डैम्स जो है वो बनाए जाएंगे। अब इनमें जो एक बहुत बड़े जो 2 डैम इसमें बनाए जाने थे, जिसमें एक था सरदार सरोवर प्रोजेक्ट यानी कि जो सरदार सरोवर डैम है वो बनाया जाना था, जिसके अगेंस्ट लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किया। क्योंकि देखो उनकी क्या डिमांड थी, मेनली उनकी ये डिमांड थी कि जहाँ पर आप डैम्स बना रहे हो, जिस रिवर के ऊपर आप डैम बना रहे हो, तो जो आसपास का जो एरिया होता है वो खाली करना होता है। तो जितने गांव वहाँ पर रहते हैं, इतने सारे गांव जो रहते हैं वो इस प्रॉब्लम को फेस करेंगे। तो एक तरह से उनकी जो रहने की जगह है वो उनसे छीनी जाएगी। देखिए डैम्स क्या है, वैसे तो एक कंस्ट्रक्टिव वर्क है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव वर्क किसके लिए है, ये गवर्नमेंट के लिए कंस्ट्रक्टिव वर्क है क्योंकि इसका गवर्नमेंट को इसका फ़ायदा होगा, या गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग इसका फ़ायदा बहुत सारी चीज़ों के लिए होगा। जैसे कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या था कि ये जो डैम अगर बनता है तो जितने भी इसके जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं यानी कि जो नेबरिंग स्टेट है उनको इलेक्ट्रिसिटी की जो फैसिलिटी है वो अच्छे से प्रोवाइड होगी। दूसरा क्या होगा कि जो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे फ्लड्स जैसी प्रॉब्लम होती है, ड्रॉट जैसी प्रॉब्लम्स होती है, इनको जो ये स्टेट आसपास के जितने भी स्टेट्स जो है फेस कर रहे हैं ये दूर होगी। तो गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव क्या था कि एक कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव था। लेकिन जो यहाँ पर लोग रह रहे थे, जो ट्राइबल्स थे या जितने भी लोग आसपास के गांव में रह रहे थे, उनके लिए क्या था, ये प्रोजेक्ट एक डिस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट था क्योंकि उनको वहाँ से विस्थापित होना था, उनको वहाँ उस जगह को छोड़ना था। तो इसीलिए ये मेन इशू था इस मूवमेंट का। जो मेजर टॉपिक है वो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके की लड़ाई जो थी इसमें, किस तरीके से जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो इकट्ठा होते गए और बाद में किस तरीके से उन्होंने NBA यानी कि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन की शॉर्ट फॉर्म है NBA का जो है रूप ले लिया और किस तरीके से गवर्नमेंट का जो है गवर्नमेंट के साथ उसने एक स्ट्रगल किया। क्योंकि जो NBA के जो समर्थक थे उनका यही मानना था कि देखिए जो एरिया है वो उनका है, तो जो भी रिसोर्सेज है उनका राइट होना चाहिए उनके पास। तो बाद में मतलब धीरे धीरे जो प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ती चली गई कि वो सारे लोग जो है इन डैम्स के बिल्कुल अपोजिट हो गए। तो देखो, दिस मूवमेंट वाज अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय ह्यूज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो ये जो मूवमेंट था, ये जो इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट होना था उसके अगेंस्ट था क्योंकि जो ये एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था। उसके बाद सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, इट वाज एन एम्बिशियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्योंकि इसमें एक सरदार सरोवर प्रोजेक्ट यानी एक सरदार सरोवर डैम जो है वो बनाया जाना था। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च होना था नर्मदा वैली में, जो कि 80s में यानी कि ये 1980 8 और 89 की जो है ये मतलब इंसिडेंट है हमारे उस टाइम का, जब ये NBA जो है तब बना था, एक मूवमेंट जो है ये तब फॉर्मेट हुआ था।
न्यूमरस बिग एंड स्मॉल डैम्स, इसके अलावा सरदार सरोवर डैम के अलावा और भी बहुत सारे छोटे और बड़े जो है डैम्स वहाँ पे कंस्ट्रक्ट होने थे, जो मैंने आपको बता दिए हैं नर्मदा और उसकी ट्रिब्यूटरीज पे, विच वर कंसर्न विद 3 स्टेट्स मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। नर्मदा बचाओ आंदोलन वॉज अ मूवमेंट टू सेव नर्मदा। ये मूवमेंट किससे रिलेटेड था? टू सेव नर्मदा। इट वॉज अराउंड 1988 to 89 that the issues crystallized under the banner of the NBA, a loose collective of all voluntary organization। जितने भी जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन थे वो NBA के अंडर एक कोलेक्ट हुए, इकट्ठा हुए, और उन्होंने अपना जो नर्मदा बचाओ अभियान से रिलेटेड अपना जो मेजर इशू है इस प्रोजेक्ट के जो मेकर्स थे उसके अगेंस्ट रखा। उसके बाद देखो स्टूडेंट, द मूवमेंट डिमांडेड दैट देयर शुड बी अ कोस्ट बेनिफिट। अब इनकी क्या क्या डिमांड थी मेनली, देखिए मैंने कुछ डिमांड्स आपको पहले डिस्कस हमने कर ली हैं कि जो मेन डिमांड थी उनकी विस्थापन से रिलेटेड थी कि तो उनको पुनर्वास कराया जाए, एक तरह से रिहैबिलिटाइजेशन कराया जाए उनका, उनको दोबारा से कहीं जगह दी जाए। पहली तो डिमांड उनकी इससे रिलेटेड थी, जो लोग इस जगह को छोड़ेंगे। दूसरी उनकी डिमांड ये थी कि जो भी इसमें कोस्ट बेनिफिट है, यानी कि इसमें जो लागत है, क्या फ़ायदा है, उसका एक एनालिसिस तैयार किया जाए, मतलब लोगों को बताया जाए कि इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। उनकी ये डिमांड थी। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग सोशल कोस्ट। अब उन्होंने कहा कि इसमें जो सोशल कोस्ट का जो है वो भी इसमें इंक्लूड की जाए। सोशल कोस्ट मीन्स क्या होता है कि जो लोगों ने जो प्रॉब्लम फेस की है, अब जो लोग वहाँ से पुनर्स्थापित होंगे, जो लोग एक जगह को छोड़ रहे हैं, तो उनको उसकी लाइवलीहुड भी छोड़ना पड़ रहा है, मतलब जो आजीविका का साधन है वो भी उनको छोड़ना पड़ रहा है, प्लस उनका एक कल्चर भी इफेक्ट हो रहा है इस सारी चीज़ों से, क्योंकि उनको एक ऐसी जगह पे कहीं दूसरी जगह पे रहना पड़ रहा है जहाँ के कल्चर को अडोप्ट कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो ये सारी कोस्ट, उनका कहना था कि ये सभी कोस्ट जो है इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जो उनका पुनर्वास है, उनका जो लाइवलीहुड है, उनका जो कल्चर है, उस पर उनका मानना था कि इस प्रोजेक्ट का बहुत बुरा असर जो है वो हो रहा है। उसके बाद स्टूडेंट देखो, द सोशल कोस्ट इंक्लूडेड फोर्स रीसेटलमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल, आ सीरियस लॉस ऑफ देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या मेन उनकी जो सोशल कोस्ट थी, उसमें फोर्स रीसेटलमेंट, यानी कि उनको जो ज़बरदस्ती रीसेटल्ड कराया जा रहा है। उसके बाद जो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, उनका जो लाइवलीहुड जो लॉस हुआ है उसका जो वो ख़त्म हुआ है, और उनका जो कल्चर संस्कृति पे जो असर हुआ है। उसके अलावा जो डेप्लेशन ऑफ इकोलॉजिकल रिसोर्सेज, यानी कि जो पर्यावरण संसाधन है उनका जो डेप्लेशन हुआ है, क्योंकि उनका मानना था कि जो पर्यावरण संसाधन है उस एरिया के, उन पे उन्हीं का राइट होना चाहिए, यानी कि जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनका मोनोपोली होनी चाहिए, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति की, कि कोई आकर अपने पर्पज़ के लिए कोई अपने मतलब कोई अपना मतलब जो जैसे कि गवर्नमेंट का पर्पज़ था वहाँ पे कि ये एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, देश का डेवलपमेंट होगा, एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं उनका डेवलपमेंट होगा, तो उनका यही मानना था कि अपने पर्पज़ के लिए आप किसी दूसरे का लॉस नहीं कर सकते। तो इन सारी चीज़ों पे इसका असर होता। अब आगे देखो, मैनी कंसिडरेशन लेड द NBA टू शिफ्ट फ्रॉम। अब पहले क्या कंसिडरेशन थी जो NBA की, मेनली यही थी कि जो रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, उनकी मेन डिमांड यही थी कि उनको जैसे पुनर्वास उनका कराया जाए, उनको पुनर्विस्थापित किया जाए। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो डिमांड है उनकी चेंज होती चली गई, और पूरी तरह से जो डैम्स के एक अपोजिशन टू द डैम, मतलब टू इट्स पोजीशन ऑफ टोटल अपोजिशन, यानी उनका जो पूरी तरीके से वो अगेंस्ट हो गए इन डैम्स के। जैसे कि पहले उनकी जो डिमांड थी उसको धीरे धीरे चलते चलते वो एक तरह से अगेंस्ट हो गए कि जो डैम्स है वो नहीं बनने चाहिए। अब मेन जो मुद्दा हो गया, यानी मेन जो इशू हो गया आंदोलन का, वो क्या हो गया कि बांधों का निर्माण जो है वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन कंटिन्यूड अ सस्टेन्ड एगिएशन। जो इसके बाद हम जो मेनली हम देखते हैं 2003 में गवर्नमेंट के द्वारा मतलब कानून बनाया गया था कि जो लोगों को पुनर्वास पॉलिसी कहा जाता है उसको, कि लोगों को मतलब दोबारा से जैसे रीसेटल्ड किया गया, उनको जगह प्रोवाइड की गई। लेकिन ये जो आंदोलन है ये सस्टेन रहा, कंटिन्यू रहा, कम से कम 20 सालों तक ये आंदोलन जो है चलता रहा। और मतलब हर एक वो डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजी जो है इस आंदोलन ने अपनाई अपनी डिमांड्स को आगे बढ़ाने के लिए। इट यूज़ वेरी अवेलेबल डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजी टू पुट फॉरवर्ड इट्स डिमांड। तो मतलब ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है काफ़ी बड़ा इसका इम्पैक्ट रहा है हमारे देश के ऊपर। धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इससे जुड़ते चले गए, लेकिन अपनी मतलब बहुत सारे डिमांड को मनवाने में ये इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राजनीति है उसका इफेक्ट इस आंदोलन पे रहा
क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो कुछ ऐसे जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट थे उनके मतलब बहुत सारे मतलब एक समर्थक भी रहे हैं उनके, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है वो देश के हित में भी माना जाता है। तो मतलब एक कंट्रोवर्सी जो है बनी रही है, लेकिन नर्मदा बचाओ अभियान आंदोलन जो है वो अपने आप में एक मिसाल रहा है, जिसमें कि जो इकोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनको उनकी सेफ्टी के लिए आंदोलन रहा है। और मतलब लोगों की जो डिमांड है, जो ट्राइबल्स लोग हैं उनकी जो डिमांड है उनसे रिलेटेड अपने इस जो एक इम्पैक्ट है इस आंदोलन ने अपना रखा है सोसाइटी में। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट मोमेंट था जो हमने स्टडी किया है। स्टूडेंट एक छोटा सा मूवमेंट और दिया गया है इसका, इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक रह जाता है बस कि क्या लेसन हमें इन मूवमेंट से मिलता है और उनका क्या रियल में क्या प्लेस रहा है इनका वो हमारा। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा बीच में टॉपिक है आपका आरटीआई का। आरटीआई देखो कोई अलग वर्ड नहीं है आपके लिए, इसको आपने सुना हुआ है पहले, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये कानून था हमारे देश में तो जो 2005 में बना था, लेकिन इसके पीछे की क्या स्टोरी है वो अभी इस छोटे से टॉपिक में देखिए। ये जो आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है ये राजस्थान से स्टार्ट होता है। राजस्थान में देखिए क्या था कि वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसको मजदूर किसान शक्ति संगठन यानी MKSS कहा गया। अब ये इसकी क्या डिमांड थी मेनली, देखो 1990 में राजस्थान में बहुत सारे जो पंचायती काम हुए वहाँ पर। इसके अलावा कुछ फेमाइन जैसी सिचुएशन भी रही है जिसके लिए फेमाइन रिलीफ फंड होता है जो आया। लेकिन जितना पैसा आया गवर्नमेंट के पास से जितना पैसा आया वो लोगों को प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं हुआ, या उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हुआ, या जैसे कोई लेबर जो वहाँ पे थी जैसे उनसे काम कराया गया और जो मजदूरी है वो उनको प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं की गई। मतलब लोगों को ऐसा लगा वहाँ पे, तो उन्होंने एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया मजदूर किसान शक्ति संगठन। अब इसकी क्या क्या डिमांड रही है देखो, इन 1994 एंड 1996 द MKSS ऑर्गेनाइज जन सुनवाई और पब्लिक हियरिंग। उन्होंने मतलब एक केस जो है कोर्ट में डाला कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यानी कि जो अधिकारी थे वहाँ पर उनके लिए, कि उनसे पूछा गया कि वो जो भी एक्सपेंडिचर है उसको एक्सप्लेन करें, यानी कि उनसे क्वेश्चनिंग की गई कि उनको ये मतलब ये बताने का मतलब उनको लोगों को ये पूछने का अधिकार होना चाहिए और हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का राइट होना चाहिए। मतलब हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए जिसको कि आरटीआई कहा जाता है। तो उनकी ये डिमांड थी मेनली। उसके बाद देखो इन 1996 MKSS फॉर्म्ड नेशनल काउंसिल। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो इस संगठन ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने दिल्ली में अपना एक नेशनल काउंसिल बनाई और फॉर पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन इन दिल्ली टू रेज आरटीआई, की वो आरटीआई का जो एक स्टेटस है वो होना चाहिए, उसके लिए एक नेशनल कैंपेनिंग की उन्होंने। और एट लास्ट क्या हुआ इन 2002, मतलब उनके इतने सारे एफर्ट्स के बाद क्या हुआ कि इन 2002 अ वीक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट वॉज लेजिस्लेटेड। एक छोटा सा कानून बना, इंफॉर्मेशन एक्ट का एक छोटा सा कानून बना, लेकिन वो इतना सक्सेस नहीं रहा, वो एक वीक मतलब कानून रहा। लेकिन बाद में 2004 में आरटीआई बिल वॉज टेबल, दोबारा से वो टेबल आया, मतलब दोबारा से वो हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें आया, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ और उसके बाद उसको रिसीव किया गया और बाद में जो प्रेसिडेंशियल असेंट यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति की सहमति के बाद जून 2005 में आरटीआई को हमारे देश में पूरी तरीके से लागू कर दिया गया। यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का राइट जो है वो लोगों को मिल गया। मेनली राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंडर क्या होता है कि जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है वो लोगों के लिए आंसरेबल होता है। जो भी प्रोजेक्ट होते हैं, जो भी काम होता है, जिस एरिया में जो भी काम होता है, तो लोगों के पास ये राइट है कि उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है वो उनसे कलेक्ट कर सकता है। यानी कि इंफॉर्मेशन को पब्लिकली पब्लिश करना जो है वो ज़रूरी होता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो ये भी एक छोटा सा जो मूवमेंट है, छोटी सी एक डिमांड को लेकर जो मूवमेंट हुआ, ये भी हमने स्टडी किया। आई होप ये दोनों टॉपिक आपको समझ आ गए होंगे। लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।